हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेनिक एजुकेशन। सो हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस कर रहे हैं फॉर बीपीएससी टू 2020। सो जनरल इंग्लिश में हमने अभी तक 2 लेक्चर्स देख लिए हैं। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड लेक्चर, दैट इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 3। सो जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक हमने ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, 40 ईडियम्स डिस्कस कर लिए हैं। उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो तरीका समझ लिया है। सो नाउ दिस इज पार्ट 3, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। So the question says to make clean breast off, so to destroy before it blooms, to confess without of reserve, to praise oneself or to gain prominence. ओके तो चलिए इसका मीनिंग समझ लेते हैं। सो टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का बेसिकली ये मीनिंग होता है कि टू टेल द ट्रुथ। ओके, उसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि टू टेल द ट्रुथ, मतलब सच्चाई बता देना। तो ऑब्वियसली बात है कि किसी चीज में अगर आप ट्रुथ बोल रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली कन्फेस कर रहे हैं। ओके, सो टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का बेसिकली मीनिंग होगा टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। ओके, तो ये ईडियम जो है ये बेसिकली स्कॉटलैंड में ओरिजिनेट हुआ था। इसका ओरिजिनेट जो है वो स्कॉटलैंड में है, किसी न्यूज़पेपर ने वहाँ पे पब्लिश किया था सबसे पहले। सो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि कोई चीज़ का सच बता देना। ओके, तो इट्स लाइक कि आप कन्फेस कर लेना किसी चीज़ का। ओके, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। सो कॉज ऑफ हैप्पीनेस, कॉज ऑफ इलनेस, कॉज ऑफ वेल्थ और कॉज ऑफ क्वेरल। तो देखिए इसका मीनिंग किस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले हम इस वर्ड को देखेंगे डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड का बेसिकली क्या मीनिंग होता है, डिसएग्रीमेंट। ओके, डिस्कॉर्ड मीन्स डिसएग्रीमेंट। तो अगर कहीं पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, बेसिकली वहां पे झगड़ा हो रहा होगा, झड़प हो रही होगी। ओके, बिकॉज इफ टू पीपल आर इन डिसएग्रीमेंट डेफिनेटली दे आर आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर। ओके, दे आर आर्ग्यूइंग एंड दे आर डिस्कसिंग। सो बेसिकली यहाँ पे अल्टीमेट मीनिंग क्या निकलना चाहिए डिस्कॉर्ड से वर्ड के, अगर हम इंटरप्रिटेशन पे जाएं। सो डिस्कॉर्ड मीन्स डिसएग्रीमेंट। सो यहाँ पे डेफिनेटली डिसएग्रीमेंट अगर हो रहा है तो ना तो हैप्पीनेस की बात है, ना इलनेस की है, ना वेल्थ की। सो किसकी बात है, डेफिनेटली क्वारल की। ओके, तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड में डिस्कॉर्ड जो है वो शो कर रहा है डिसएग्रीमेंट, और एप्पल शो कर रहा है बेसिकली रूट। ओके, सो इसका जो लिटरल अगर हम मीनिंग निकालना चाहें तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का बेसिकली मीनिंग होगा कि रूट ऑफ डिसएग्रीमेंट। ओके, तो रूट ऑफ डिसएग्रीमेंट मतलब क्या हुआ कि बेसिकली किस बात पे अल्टीमेटली डिसएग्रीमेंट है। तो जो टॉक है, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ओके, टॉपिक ऑफ डिस्कशन विच कॉज्ड disagreement. Okay, the topic of discussion which caused the disagreement is basically called as the apple of discord. Okay, तो अगर आप किसी पॉइंट पे लेट सपोज डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं किसी से, तो जिस पॉइंट पे, जिस टॉपिक पे आप डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द कॉज ऑफ डिस्कॉर्ड। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एट क्लोज क्वार्टर्स। ओके, सो क्लोज एग्जामिनेशन, अनकंफर्टेबल, लिव फार टू ईच अदर और इन लव। तो अगर अपन इसके मीनिंग पे जाएं तो एट क्लोज क्वार्टर्स का जो प्राइमरीली मीनिंग होता है दैट इज दैट फ्रॉम अ नियर पोजीशन। ओके, फ्रॉम अ नियर पोजीशन, और वी कैन से फ्रॉम अ क्लोज पोजीशन। तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि फ्रॉम अ क्लोज पोजीशन और फ्रॉम अ नियर पोजीशन। ओके, इफ यू आर समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल यू आर एबल टू ऑब्जर्व एवरीथिंग फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। अगर मैं इस तरह से कहूँ कि यू आर एबल टू ऑब्जर्व द चेंजेस हैपनिंग फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, इट मीन्स आप बहुत क्लोजली, बिल्कुल पास की पोजीशन से उसको देख रहे हैं। पास की पोजीशन मतलब एक तो लिटरल मीनिंग हो गया कि डिस्टेंस वाइज पास की पोजीशन, और एक फिगरेटिव मीनिंग निकल के आएगा कि क्लोज टू ईच अदर, जैसे कि आपके फ्रेंड है, फैमिली है, तो दे आर क्लोज टू यू। ओके, सो यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन हो सकता है दैट इज इन लव। ओके, बिकॉज पीपल आर इन लव देन दे आर क्लोज टू ईच अदर। दिस इज व्हाट वी कैन से दैट दे आर क्लोज एट क्लोज क्वार्टर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। टू हैव एन एक्स टू ग्रिन। सो टू हैव एन एक्स टू ग्रिन, अब देखिए ये वाला एक रिपीटेड है। सो टू वर्क फॉर बोथ साइड्स, अ प्राइवेट एंड टू सर्व, और टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट, और टू हैव नो रिजल्ट। अब क्यों ये दूसरी बार डाला गया है, बिकॉज ये रिपीटेडली रिपीट हुआ है, मतलब एग्जाम्स में आया है, मल्टीपल बार आ चुका है सेम
पर्टिकुलर बीपीएससी के एग्जाम में कई बार ये वाला जो इडियम है ये देखा जा चुका है। ओके, सो आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है। सो टू हैव एन एक्स टू ग्रेन का मीनिंग हमने डिस्कस किया था जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें। तो क्या मीनिंग होता है टू हैव एन एक्स टू ग्रेन, मतलब कि आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट किसी चीज को, ओके, पर्सनल इंटरेस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कॉलेजेस में फीस भरने का जो बढ़ने का प्रोटेस्ट है, आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो प्रोटेस्ट आप क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यू हैव एन एक्स टू ग्रेन। ओके, यू हैव एन एक्स टू ग्रेन मतलब वहाँ पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, बिकॉज फीस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है आपके ऊपर बर्डन आएगा। सो वी हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट कि हमें फीस को बढ़ने से रोकना है। सो दैट इज वी आर क्रिएटिंग अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट. So why we are protesting? Because we have an X2 grain. Okay, so it means to have a private end to serve. Okay, so ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज to pick holes. So to destroy something, to cut some part of an item, or to criticize someone, or to find some reason to quarrel. तो अगर हम इसके मीनिंग पे जाते हैं तो देखिए ओरिजिनेट कैसे हुआ है टू पिक होल्स। ओके, तो अल्टीमेटली देखिए अगर हम बात करें पहले के ज़माने में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती थी जहाँ पे बहुत लेट्स सपोज शीट्स बनती थी, मेटल की शीट्स बनती थी। तो मेटल की शीट्स में जनरली वो अच्छी कब मानी जाती थी? जब वो पूरी तरह से प्लेन हो, ओके, एंड विदाउट एनी डिफेक्ट, कि उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं हो, विदाउट एनी डिफेक्ट। क्योंकि अगर उसमें डिफेक्ट होगा तो उसकी क्वालिटी खराब मानी जाएगी। तो अल्टीमेटली उसको चेक कैसे करते थे? उसको बिल्कुल बारीकी से पूरी की पूरी शीट को चेक करते थे, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स और होल्स इन दैट शीट। तो अब यहाँ से आप जरूर इसका मीनिंग समझ पा रहे होंगे कि टू पिक होल्स का क्या मीनिंग होना चाहिए। सो बेसिकली टू फाइंड आउट द डिफेक्ट। सो इफ यू आर फाइंडिंग आउट डिफेक्ट्स फ्रॉम समवन, तो क्या डिस्ट्रॉय समथिंग हुआ? नहीं, डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ। टू कट सम पार्ट इन ऑफ एन आइटम, नहीं, यहाँ पे हम कट करने की तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। थर्ड इज टू क्रिटिसाइज समवन। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिसाइज? ओके, सो क्रिटिसाइज जो वर्ड है देखिए इसको बहुत निगेटिव लिया जाता है, बट अल्टीमेटली ये दोनों वे में यूज हो सकता है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। सो क्रिटिसाइज का मीनिंग होता है बेसिकली डीप एनालिसिस। ओके, डीप एनालिसिस, कि आप बहुत ही डीप में किसी चीज को अगर एनालाइज कर रहे हैं, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिसाइज। तो यहाँ पे हम इसका मीनिंग लिखते हैं। अब जैसा आपने देखा होगा कि डीप एनालिसिस, ओके, जैसा आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि समवन इज अ फिल्म क्रिटिक। ओके, फिल्म क्रिटिक। तो क्रिटिक का ये मीनिंग नहीं है कि ही इज ऑलवेज टॉकिंग नेगेटिव अबाउट समथिंग। क्रिटिक का मीन्स है समवन हु इज डीपली एनालाइजिंग, ओके, क्लोजली एनालाइजिंग समथिंग। तो डेफिनेटली यहाँ पर पिक होल्स का मतलब हुआ कि हम किसी चीज़ के डिफेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर हम कुछ उसमें गलतियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर मेटल की शीट में। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ कि टू क्रिटिसाइज समवन। नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन और क्लोज है इसके काफी, टू फाइंड सम रीजन टू क्वारल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बिकॉज रीजन टू क्वारल इज समथिंग जो कि हो सकता है डिफेक्ट हो और हो सकता है नहीं भी हो। ओके, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो क्रिटिसाइज समवन, तो बहुत डीप एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं? हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ सम पर्टिकुलर चीज। ओके, तो फिल्म क्रिटिक क्या करते हैं? बेसिकली वो डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पर्टिकुलर मूवी में कहां पर डिफेक्ट्स निकल रहे हैं। सो दैट डजंट मीन कि वो हमेशा ही नेगेटिव होंगे। ओके, हो सकता है डिफेक्ट नहीं भी निकले, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, बट टू क्रिटिसाइज समवन मीन्स कि आप जो एनालिसिस कर रहे हैं, आप जो डीपली उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसमें डिफेक्ट्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो टू पिक होल्स मीन्स टू क्रिटिसाइज समवन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, above board. Now first is honest and straightforward, a man with ignorance, then boasting person or a dishonest person. तो अगर हम above board के मीनिंग पे जाएं तो ऐसा देखिए इसका ओरिजिन बहुत क्लियर नहीं है कि कहां से आया, बट above board means above some reference. Okay, above some reference line. तो मतलब अगर हम इसको फिगरेटिव मीनिंग में देखें तो अबव सम रेफरेंस लाइन मतलब कि उसकी सोच एक तरह से किसी पर्टिकुलर लाइन के ऊपर है। ओके, थॉट जो प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, माइंडसेट है, दैट इज अबव सम रेफरेंस लाइन, अबव सम डेटम अगर हम इसको बोले। सो रेफरेंस लाइन बेसिकली डेटम होता है, डेटम रेफरेंस लाइन इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं। तो अबव बोर्ड का बेसिकली मीनिंग हुआ कि एक पर्सन जो कि लेजिटिमेट है, ओके, लेजिटिमेट है, ऑनेस्ट है, ओके,
कि एक पर्टिकुलरली उसका जो स्तर है, जैसे हम बोलते हैं कि किसी का जो स्तर है वो बहुत नीचा है, छोटी सोच रखता है, तो छोटी सोच मीन्स क्या हुआ कि वो रेफरेंस लाइन के नीचे, जो एक जनरल सोशल रेफरेंस लाइन है उससे नीचे अगर सोच रहा है। सो एक तरह से अगर मैं ये रेफरेंस लाइन बनाऊं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल लाइन है, ओके, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर की लाइन है अगर मैं ऐसा बोलूं, तो इसमें जो लोग गलत काम करते हैं, क्रिमिनल होते हैं, वो सब बिलो बोर्ड होंगे, ओके, बिलो बोर्ड। और जो लोग सोशली एक्सेप्टेबल वर्क कर रहे हैं या फिर उससे ऊपर हैं, एक ऑनेस्ट हैं एक तरह से, तो हम कहेंगे कि दे आर बेसिकली अबव बोर्ड। तो ये इसका बेसिकली मीनिंग होता है अबव बोर्ड और बिलो बोर्ड में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है दैट इज ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कि ऑनेस्ट है पर्सन, एक तरह से ईमानदार है। सो विल से इफ सम पर्सन इज ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड देन ही इज अबव द बोर्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एट वंस विट्स एंड, ओके। नाउ एट वंस विट्स एंड, अगेन आप देख सकते हैं ये एक रिपीटेड इडियम है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। एट वंस विट्स एंड मतलब जहां पे आपके सोचने की शक्ति जो है वो एंड हो गई, ओके। तो जब आपकी सोचने की शक्ति एंड हो गई है तो आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली कंफ्यूज हो चुके हैं, ओके। व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड, ओके, सॉरी कंफ्यूज्ड, तो बेसिकली कंफ्यूज्ड का ही अगर हम सिनोनिम देखें तो दैट इज परप्लेक्स्ड। सो परप्लेक्स्ड हो गए मतलब एक तरह से आप समझ नहीं पा रहे, किसी चीज को डिसाइफर नहीं कर पा रहे कि अल्टीमेटली ये हो क्या रहा है, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एट वंस विट्स एंड। तो उसको हमने फर्स्ट लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो वाला लेक्चर जरूर चेकआउट कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ब्लैक एंड ब्लू। सो ब्लैक एंड ब्लू, सो टू ट्रस्ट समवन, टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर, और टू बीट समवन, और टू पुट थिंग्स इन डिसऑर्डर, ओके। सो चलिए ब्लैक एंड ब्लू का अगर हम ओरिजिन देखें तो ये बना कैसे है, ये वर्ड अल्टीमेटली ये आया कहाँ से। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा रीजन है, ब्लैक एंड ब्लू जो है ये एक तरह से एक मार्क का कलर है, ओके, मार्क कलर। कौन सा मार्क, तो नॉर्मली अगर अपन इंज्योर हो जाते हैं, ओके, ड्यू टू इंजरी, आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप गिर गए हैं, आपको चोट लगी है, तो जिस केस में मान लीजिए खून नहीं निकल रहा है, तो उस केस में क्या होता है, जो स्किन का कलर है आपका, स्किन कलर, तो वो स्किन का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, वो बेसिकली ब्लैक और ब्लू कलर का हो जाता है, ओके। स्किन का जो कलर जैसे सूज जाता है, मान लीजिए आपको हाथ में चोट लगी, पाँव में चोट लगी, लेट सपोज आप गिर गए तो हाथ में चोट जो लगेगी या फिर पाँव में, तो यू विल सी कि स्किन में स्वेलो हो जाता है और बेसिकली वहाँ पे जो कलर है वो ब्लू एंड ब्लैक कलर का हो जाता है। तो जनरली ये वर्ड क्यों यूज होता है ब्लैक एंड ब्लू, ये यूज होता है टू शो दैट समवन इज हर्ट, ओके, किसी को चोट लगी है, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें शो होता है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, टू ट्रस्ट समवन, और टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर, और टू बीट समवन, और टू पुट थिंग्स इन डिसऑर्डर। तो यहाँ पे जो करेक्ट मीनिंग होगा दैट इज टू बीट समवन, ओके। तो ये यहाँ से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है ब्लैक एंड ब्लू। तो ऑब्वियसली बात है अगर आप किसी को मारेंगे तो उसको चोट लगेगी, और चोट लगने से जो स्किन का कलर है वो बेसिकली ब्लैक एंड ब्लू हो जाएगा उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जहाँ पे चोट लगी, ओके। तो इन दैट केस वी से ब्लैक एंड ब्लू, दैट यू हैव, इसको अगर हम इस तरह से बोले कि फॉर एग्जाम्पल यू बीट हिज ओन फ्रेंड ब्लैक एंड ब्लू, तो if I say that you beat your own friend black and blue, so it means आपने बेसिकली अपने फ्रेंड को बहुत बुरी तरह से मारा है, ओके। सो दैट इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, टू टीच समवन अ लेसन, टू अनाउंस वंस फिक्स्ड व्यूज, और टू डू द थिंग राइट, और टू डिस्ट्रॉय। तो इसका क्या मीनिंग है, सबसे पहले तो समझते हैं। देखिए टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, इट मीन्स होता है कि टू डिटरमाइन, और टू डिटरमाइन द रियल इशू, ओके, कि बिल्कुल सही जो इशू है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या फिर कोई चीज अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, किसी भी केस में, तो जो भी एक्शन हो रहा है उसका एग्जैक्टली रियल पॉइंट, उसका रियल इशू फाइंड आउट करना, ओके। सो टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा कि आप उसके सर में एक तरह से, मतलब ये बहुत पुराना इडियम है,
तो ये ओरिजिनेट ऐसे हुआ है कि अब पहले जो मारा जाता था जनरली वो कैसे कि सर में कील ठोक के इस तरह से मारा जाता था, काफ़ी वायलेंट होता था। तो उसी चीज़ के वहाँ से ये पर्टिकुलर इडियम निकला है कि एग्जैक्टली जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, जो क्रिमिनल होता है उसको क्या करते हैं, सर में कील ठोक के मार देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि बिकॉज इट वॉज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, सो द राइट थिंग इज टू किल हिम। ओके, और वो जो किलिंग होता था वहाँ से पर्टिकुलरली ये इडियम जनरेट हुआ है कि जो रियल इशू है, रियल प्रॉब्लम है, ओके, रियल इशू या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि और द प्रॉब्लम, जो असली प्रॉब्लम है उसे डिटरमाइन करना, ओके, उसे डिटरमाइन करना, उसको ध्यान में रखते हुए एक्शन लेना। ओके, सो व्हेन यू आर हिटिंग द नेल राइट ऑन द हेड, इट मीन्स यू आर एबल टू डिटरमाइन द रियल इशू और द रियल प्रॉब्लम। ओके, सो टू टीच अ लेसन नहीं होगा, बिकॉज हम किसी को लेसन नहीं दे रहे, हम जस्ट प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, टू अनाउंस वंस फिक्स्ड व्यूज, तो यहाँ पे ओपिनियन बेस्ड डिसीजन कोई सा नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ बात हो रही कि आप सही में जो कॉज है उसको फाइंड आउट कर लिया। ओके, और थर्ड ऑप्शन इज टू डू द राइट थिंग, डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही जो काम हो रहा है, सही डायरेक्शन में काम हो रहा है, वो चीज करना मीन्स यू आर हिटिंग द नेल राइट ऑन द हेड। सो इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत प्रॉपरली एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और बिल्कुल एक राइट स्ट्रैटेजी अगर आपने ऑप्ट कर रखी है, ओके, राइट स्ट्रैटेजी अगर आप यूज कर रहे हैं to study, so what I will say that you are hitting right on the head, you are hitting the nail right on the head. Okay, so इसी तरह से to do the right thing represents to hit the nail right on the head. Okay, so to destroy, again ये भी कोई सच मीनिंगफुल नहीं है, रिलेवेंट नहीं है यहाँ पे इस पर्टिकुलर इडियम के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज टू बेग द क्वेश्चन, टू रेज ऑब्जेक्शन, टू रेफर टू, और टू बी डिस्कस्ड, और टेक फॉर ग्रांटेड। तो क्या मीनिंग होना चाहिए इसका हम समझते हैं। देखिए, सो टू बैक द क्वेश्चन का अगर हम मीनिंग देखें तो टू बैक द क्वेश्चन का मतलब है कि टू प्रोवोक सम क्वेश्चन। ओके, सबसे पहला तो ये वर्ड होता है कि टू प्रोवोक सम क्वेश्चन, की कोई क्वेश्चन को उठाना, कोई क्वेश्चन को प्रोवोक करना। और जो दूसरा मीनिंग होता है इसका अल्टीमेटली ये होता है कि टू अज्यूम और बिलीव। ओके, मतलब आपने कोई ऐसी चीज को बिलीव कर लिया है जो कि एक्चुअली ट्रू है कि नहीं है, सच्ची है कि नहीं है, वो जब आपने कर लिया, अजम्पशन ले लिया किसी चीज का, तो यू विल से दैट यू आर बेगिंग द क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज हाउ हम बेगिंग द क्वेश्चन को मीन करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज कि हम किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो टेकन फॉर ग्रांटेड मतलब क्या हो गया कि एक तरह से हमने अज्यूम कर लिया था कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, और जो है कभी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन नहीं बनी कि अगर हम करंट सिनेरियो को देखें तो व्हाट वी अज्यूम दैट थिंग्स विल गो ऑन एज दे आर गोइंग। हम बिल्कुल ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ओके, जो जून टू सितंबर का जो सीजन है वहाँ पे बारिश होगा, देन सर्दी का मौसम होगा। तो व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली वी आर मेकिंग एन अजम्पशन और वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। ओके, तो ये मीनिंग होता है टू बैक द क्वेश्चन का। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। टू कैच अ टार्टर, और देन ऑप्शंस आर टू डील विद अ पर्सन इज मोर देन वंस मैच। ओके, टू कैच अ डेंजरस। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. Person or to trap wanted criminal with great difficulty or to meet with disaster. ओके, सो टू कैच अ टार्टर में देखिए सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं कि ये टार्टर क्या शो करता है। तो देखिए टार्टर बेसिकली शो कर रहा है डिपॉजिट। ओके, टार्टर का जो मीनिंग होता है वो होता है डिपॉजिट नियर टीथ। ओके, तो आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है, आपने फॉर एग्जांपल बहुत टाइम तक ब्रश नहीं करा और आपने लेट सपोज कुछ ऐसी चीज़ खाई जो कि बहुत ज़्यादा आपके दांतों में डिपॉजिट हो रही है, तो उस केस में क्या होता है, एक लेयर सी क्रिएट हो जाती है दांतों के नीचे, और वो अल्टीमेटली जो लेयर है, ओके, वो हटाना बहुत ही ज़्यादा चैलेंज होता है, वो इजीली हटती नहीं है और उसकी वजह से आपको बहुत सारे बैक्टीरिया और स्टेन्स का फेस करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली टार्टर इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। ओके, सो जो टार्टर होता है ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू डील विथ, इसको हम इस तरह से बोलेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है डील करने में, या फिर इससे जो व्हाट वी कैन से
जो निजात पाने की बात है, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं टीथ से तो आपको डेफिनेटली एक डेंटिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा दवाई या फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि आप इसको प्रॉपरली रिमूव कर पाए। तो यहाँ से अगर अपन इसको समझे तो टार्टर का मीनिंग क्या हुआ, एक डिफिकल्ट सिचुएशन जिसको डील करना है। ओके, नाउ ये अभी हम किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं, ये रेफर कर रहे हैं वो जो डिपॉजिट है नियर टीथ को। बट फिगरेटिवली हम क्या कह सकते हैं, अगर हम किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिससे हमें डील करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब एक ऐसा पर्सन ओके जो कि लेट सपोज वी कैन से जो पावर में आपसे बड़ा है, ओके, पर्सन हु इज ग्रेटर देन यू इन पावर और इन पहुंच, या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी सिचुएशन जैसे कि लेट सपोज आप स्कूल में थे तो आपके सीनियर से डील करना, कॉलेज में है तो प्रोफेसर से डील करना, तो ऐसे किसी पर्सन से डील करना जो कि पावर में आपसे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि दैट पर्सन इज बेसिकली टार्टर। ओके, अब यहाँ पे डेफिनेटली हम एक नेगेटिव सेंस में बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज टार्टर क्या है, ये नेगेटिव चीज़ को शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो पर्सन है उसके लिए भी हम एक नेगेटिविटी शो करना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि हम ऐसे पर्सन से झगड़ा मोल ले रहे हैं। जैसे आपको कहा जाता है ना कि अब बहुत ऊंची पहुंच का कोई पर्सन है उससे झगड़ा मोल मत लो, इस तरह की जो बात होती है। तो अल्टीमेटली यू आर ट्राइंग टू deal with, or you are trying to have a quarrel with a person who is greater than you in power। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखें तो देखिए, टू कैच ए डेंजरस पर्सन, तो ये हम कैच तो किसी को भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेंजरस पर्सन को कैच करने की कोई बात नहीं है। टू ट्रैप वांटेड क्रिमिनल, तो क्रिमिनल को भी यहाँ पे कोई कैच करने की या ट्रैप करने की बात नहीं हो रही है। नाउ तीसरा आता है टू मीट विद डिजास्टर, तो देखिए टू मीट विद डिजास्टर इज समथिंग कि यहाँ पे ऑलरेडी डिजास्टर हो चुका है, डिजास्टर से आप फेस टू फेस हो रहे हैं, बट यहाँ पे डिजास्टर हुआ नहीं है अभी, यहाँ पर अभी आप सिर्फ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जो प्रॉपर यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, सो दैट इज टू डील विद अ पर्सन इज हु इज मोर देन वंस मैच, मतलब आपके लेवल से, आपके पावर से काफी ज्यादा जो पर्सन है उससे आप डील कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए टू कैच अ टार्टर का मीनिंग होगा टू डील विद अ पर्सन हु इज, सॉरी यहाँ पे मैंने सॉरी गलत लिख दिया, हु इज मोर देन वंस मैच, तो आपके मैच से, आपके लेवल से, आपकी पावर से जो ज्यादा है उस पर्सन से अगर आप डील करने की कोशिश कर रहे हैं, सो यू विल से दैट दैट पर्सन इज अ टार्टर फॉर यू। ओके ओके, सो चलिए अगले इडियम पे आते हैं। सो नेक्स्ट इडियम इज टू क्राई वुल्फ। नाउ first option is to turn pale, to listen eagerly, then to give false alarm or to keep off starvation। now ये अल्टीमेटली इडियम कहाँ से आया है, ये आप सभी ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक जो चरवाहा था उसने क्या करा, फॉल्स अलार्म रेस किए, उसने लोगों को गुमराह किया ये कह के कि वुल्फ आ गया है। ऐसा ये आपने बहुत कॉमन है, ये स्टोरी आपने सभी ने सुनी होगी, पंचतंत्र की आई थिंक कहानी है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो पर्सन जो है वो हर बार चरवाहा जो था वो क्या करता था, वो आवाज़ लगाता था कि वुल्फ आ गया है, वुल्फ आ गया, लेकिन जब रियलिटी में वुल्फ नहीं आता था तो नोबडी केप्ट ऑन बिलीविंग हिम कि वो सच बोल रहा है। सो व्हेन ही वाज रेजिंग और ही वाज आस्किंग फॉर हेल्प, ओके, ही वाज आस्किंग फॉर हेल्प व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, ओके, when not needed or not required, तो उस केस में जब उसने हेल्प मांगना शुरू किया तो बेसिकली क्या हुआ कि वो एक फॉल्स अलार्म रेस कर रहा था, लोगों को फॉल्सली बोल रहा था कि वुल्फ आ गया है। तो एक तरह से टू क्राई वुल्फ का यही मीनिंग होगा कि टू गिव फॉल्स अलार्म और टू रेस फॉल्स अलार्म। ओके, तो ये कहानी बहुत ही कॉमन है, ये बहुत इजी सा इडियम है, आपने सभी ने बचपन में ये कहानी सुनी है। ओके, जो शीप और जो उसका शेडर था और उसके साथ जो वुल्फ का जो स्टोरी है वो बहुत ही कॉमन है, तो ये आपने सुना होगा, तो ये वाला कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली इसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अ पिग इन अ पोक। सो एक्सेप्ट डील इन अ प्रेशर, एक्सेप्ट डील विदाउट नोइंग, एक्सेप्ट डील ड्यू टू थ्रेट और एक्सेप्ट डील आफ्टर डिटेल एनालिसिस। तो अब अगर हम इस ईडियम को देखें तो ये अल्टीमेटली कहाँ से आया। सबसे पहले पिग, यू नो दैट पिग इज एन एनिमल, एंड देन व्हाट इज पोक। पोक मीन्स आपने किसी को जबरदस्ती या फिर ऐसा कहा जाए, पोक मीन्स किसी को आपने व्हाट वी कैन से परेशान किया एक तरह से। ओके, सो यू नो दैट इफ यू पोक इनटू समवन्स मैटर, एक तरह से आप जबरदस्ती किसी मैटर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंडल्ज हो रहे हैं। तो पिग इन अ पोक कैसे आया, बेसिकली पिग इन अ पोक इस तरह से आया कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक पिग को किसी सैक में बंद करना है, ओके, तो किस तरह से मैं कर सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है मैं उसे धक्का देके, ओके, उसको फिंगर से टच करके, प्रेशर करके मैं उसको वहाँ बंद कर सकता हूँ। वाई? बिकॉज पिग जो है अल्टीमेटली वो क्या होगा,
अननोइंगली उस सैक के अंदर चला जाएगा। मैं उसको कुछ इस तरह से लालच दूंगा या फिर व्हाट वी कैन से इस तरह से उसको इंटाइस करूंगा कि इट विल एंटर इनटू द पोक। ओके, तो एक तरह से पिग क्या कर रहा है, पिग जो है वो सैक के अंदर जाने का जो आपका डील है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, विदाउट नोइंग कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। ओके, विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, सॉरी, द कॉन्सिक्वेंसेस, कि उसने वो चीज एक्सेप्ट कर ली विदाउट नोइंग कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली पिग इन अ पोक का मीनिंग ये होता है कि टू एक्सेप्ट अ डील विदाउट नोइंग अबाउट इट। ओके, आपने कोई ऐसी डील एक्सेप्ट कर ली, फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू कर दिया, तो एक तरह से आपने एक डील एक्सेप्ट कर ली, बट आपको मालूम ही नहीं कि वो एग्जाम कैसा है, डिफिकल्ट है, हार्ड है, आप एलिजिबल हैं भी कि नहीं उसको देने के लिए। सो बेसिकली यहाँ पर अल्टीमेटली यही हुआ कि पिग इन अ पोक में जो डील है वो एक्सेप्ट हो गई है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डील इन डिटेल, विदाउट नोइंग द डील इन डिटेल। ओके, सो दैट इज टू एक्सेप्ट द डील विदाउट नोइंग इट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एज फिट एज फिडल। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, सेकेंड ऑप्शन इज वेरी वीक, थर्ड ऑप्शन इज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, एंड फोर्थ इज लुक्स फिट बट नॉट फिट एक्चुअली। ओके, तो अब इसका मीनिंग हम कैसे डिसाइफर करें, तो देखिए उसके लिए हम इसका ओरिजिन समझ लेते हैं कि ये जो फिडल वर्ड है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिडल का मतलब होता है एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच बिलोंग्स टू वायोलिन फैमिली। ओके, तो वायलिन होता है, तो देखिए वायलिन कोई एक सिंगल नाम नहीं किसी इंस्ट्रूमेंट का, वायलिन के भी बहुत तरह के वायलिन्स होते हैं, तो उसमें जो बहुत तरह के वायलिन है उसमें फिडल इज अ टाइप ऑफ वायलिन। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट बेसिकली फिडल क्या है, फिडल इज अ टाइप ऑफ वायोलिन। ओके, अब यहाँ पे बात क्या आती है कि जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है ये काफी ज्यादा डेलिकेट होता है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छी कंडीशन में रखना जरूरी है ताकि ये प्रॉपरली वर्क करे। ओके, सो दिस फिडल हैज टू बी केप्ट इन गुड कंडीशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे ये इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली प्ले करना है, मुझे इसको इससे अच्छा आउटपुट निकालना है, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखना पड़ता है। सो इसीलिए एज फिट एज फिडल का मतलब है कि जो बिल्कुल ही अच्छी और प्रॉपर कंडीशन में हो, काफ़ी ज़्यादा फिट हो। ओके, तो बहुत अच्छी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है ये, वेरी गुड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो चारों ऑप्शंस में से यू कैन सी कि सी ऑप्शन इज द परफेक्ट ऑप्शन, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। सो इफ योर डॉक्टर सेज दैट यू आर एज फिट एज फिडल, इट मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ओके, यू आर इन प्रॉपर कंडीशन। ओके, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, टू प्ले सेकेंड फिडल और टू प्ले सेकेंड फिडल, सो लेस इंपॉर्टेंट और इन अ वीकर पोजिशन, टू बी हैप्पी, cheerful और and healthy, और to live in sadly और to live happily। तो अब इसका क्या मीनिंग होना चाहिए टू प्ले सेकेंड फिडल। तो देखिए जो ऑर्केस्ट्रा होता है उसमें क्या होता है, एक पर्सन होता है जो कि बेसिकली लीड फिडल प्लेयर होता है, जो कि वायलिन प्लेयर होता है, वो एक लीड होता है। और लीड प्लेयर के बाद लीड प्लेयर के बाद जो होता है वो पर्सन कौन होता है, उसका सबऑर्डिनेट होता है। ओके, तो अब इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो लीड प्लेयर है वो बहुत अच्छा फिडल उसको बजाना चाहिए। सबऑर्डिनेट अगर थोड़ी बहुत गलतियां भी कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, वो लीड प्लेयर के बाद में आ रही है। तो क्योंकि ये लीड प्लेयर के बाद में आ रही है इसलिए इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस उस ऑर्केस्ट्रा में नहीं है कंपेयर टू द लीड प्लेयर। ओके, तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, अल्टीमेटली देखिए सभी का इंपॉर्टेंस है एक ऑर्केस्ट्रा में, बट जो लीड प्लेयर है उसके कंपैरिजन में सबऑर्डिनेट का इंपॉर्टेंस इतना नहीं। तो लीड फिडल प्लेयर हुआ और सबऑर्डिनेट कौन हुआ, वो सेकेंड लीड प्लेयर हुआ। एक तरह से बोल सकते हैं कि सबऑर्डिनेट इज द सपोर्टिंग फिडल प्लेयर। ओके, तो जो सपोर्टिंग फिडल प्लेयर है वो क्या कर रहा है, वो सेकेंड फिडल प्ले कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट तो लीड प्ले कर रहा है। ओके, तो डेफिनेटली बात है कि ये जब अच्छा प्ले करेगा तो इसके मिस्टेक्स और इसके सही प्ले करने या नहीं करने पे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये नोटेड नहीं होगा।
तो इसी तरह से टू प्ले सेकंड फिडल का ये मीनिंग हुआ कि जो पर्सन सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन मतलब कि एक सीनियर पोजीशन है, उसके बाद जो जूनियर पोजीशन है, तो सीनियर पोजीशन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जूनियर की कम है, तो इट मीन्स टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब हुआ लेस इंपॉर्टेंट और इन अ वीकर पोजीशन। तो ऐसा पर्सन जो कि एक वीकर पोजीशन में है, हम कहेंगे कि ही इज प्लेइंग और शी इज प्लेइंग इन अ सेकंड फिडल। ओके, तो शी इज प्लेइंग सेकंड फिडल या फिर ही इज प्लेइंग सेकंड फिडल, इस वे में हम बोल सकते हैं। तो एक तरह से जो अगर हम देखें जो कंपनी में, अगर किसी कंपनी में देखें तो लेट्स सपोज सीईओ सबसे टॉप पोजीशन है, उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो जोन मैनेजर एक उसके नीचे वाली पोजीशन हो गई। ओके, जोन मैनेजर उसके नीचे पोजीशन हो गई। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर सीईओ प्रॉपर परफॉर्म करेगा तो जोन मैनेजर का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ही इज ऑन द सेकंड हाईएस्ट पोजीशन। ओके, सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लाई कर रहा है। तो एक तरह से आप याद रख सकते हैं कि टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब है ऑन द सेकंड लेयर ऑफ ऑपरेशन। Okay, on the second layer of operation. Okay, so that's why we say to play second fiddle means less important or subordinate level position. Okay, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सो एज फिट एज फिडल, सो अभी जैसा मैंने आपको कहा एज फिट एज फिडल का मतलब क्या हुआ, एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन। ओके, अब देखिए ये 2 बार क्यों दिया गया है यहाँ पे, अगेन ये रिपीट हुआ है, ये पर्टिकुलर इडियम ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अब आप खुद ही डिसाइफर कीजिए कि इसका क्या मीनिंग होना चाहिए। क्या एज फिट एज फिडल का मतलब वेरी वीक होता है? नहीं होता है। रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस होता है? नहीं। लुक्स फिट बट नॉट फिट एक्चुअली, क्या ये मीनिंग होता है इसका? नहीं होता। डेफिनेटली वो एज फिट एज फिडल का मतलब होता है कि ही इज एक्चुअली और समवन इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ओके, समवन इज स्ट्रॉन्ग, फिट एंड हेल्दी, ये इसका बेसिकली मीनिंग होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट 3 ऑप्शंस तीनों ही गलत है। तो ये किस वे में ये क्वेश्चन डिफरेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कि यहाँ पर ऑप्शंस बिल्कुल भी एग्जैक्ट मैच वाले नहीं है। 3 ऑप्शन गलत हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है? नन ऑफ दीस। ओके, तो आपको बहुत ही क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, क्लोजली समझना पड़ेगा जो ईडीएम है उसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग है। ओके, चलिए अगले पे आते हैं। एट लॉगर हेड्स, सो फर्स्ट ऑप्शन इज इन डिफिकल्टी, second option is to be at strife, third option is very happy together and fourth option is none of these। तो अब सबसे पहले अगर बात करें तो लॉगर हेड का क्या मीनिंग है? लॉगर हेड, तो देखिए लॉगर हेड के 2 मीनिंग होते हैं। सबसे पहला ये एक टाइप ऑफ टर्टल होता है जिसका जो हेड है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, वो हेड उसका एक लॉग जैसा होता है। तो लॉग क्या होता है? लॉग मतलब जो आपका पेड़ का जो स्टेम है, ओके, जो पेड़ का जो पूरा तना है उसको हम क्या बोलेंगे? लॉग बोलेंगे, बेसिकली लॉग। ओके, तो एक तो मीनिंग होता है एक तरह का एक टाइप ऑफ टर्टल और दूसरा होता है एक फूलिश पर्सन। तो अब आप खुद सोचिए, अगर आप फूलिश पर्सन से लेट सपोज आर्ग्यूमेंट करेंगे या फिर उससे किसी क्वारल में इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा? दैट विल बी अ वायलेंट, ओके, वायलेंट डिस्कशन, ओके, और वायलेंट सिचुएशन फॉर यू। वायलेंट सिचुएशन हो जाएगा, एक तरह से क्या होगा? आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में फंस जाएंगे। तो एट लॉगर हेड्स का मीनिंग ये होगा कि यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और यू आर इन डिफिकल्टी, ओके, और यू आर इन अ वायलेंट सिचुएशन बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ फुलिश पर्सन। तो यहां से आप ये थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं कि एट लॉगर हेड्स, अब ये ओरिजिनेट कैसे हुआ और इसका ये मीनिंग क्यों निकल रहा है, ये थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है। मैंने नेट पे काफी सर्च किया बट आई डिडंट फाउंड एनी स्पेसिफिक ओरिजिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम। बट हाँ, आप ये समझ सकते हैं कि लॉगर हेड मतलब एक फुलिश पर्सन, और फुलिश पर्सन मीन्स इफ यू आर्ग्यू विद अ फुलिश पर्सन यू विल बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और इन अ वायलेंट सिचुएशन। तो इसीलिए लॉगर हेड का मीनिंग होगा इन डिफिकल्टी। ओके, चलिए ना नेक्स्ट पे आते हैं। एट सी, नाउ फर्स्ट इज बैफल्ड, वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड और वेरी सैड। तो अब देखिए आप खुद इस वे में सोचिए कि व्हेन यू आर एट सी, ओके, व्हेन यू आर एट सी मतलब कि आप बिल्कुल समुद्र के अंदर हो, समुद्र के बीचों बीच हो, तब आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है कि देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, व्हेन सेलर्स जानते हैं कि शिप से ही बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, तो जनरली क्या होता था, जो शिप होता है वो कभी कभी समुद्र में खो जाता था, ओके, लॉस्ट इन द सी। तो वो क्यों खो जाता था? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एक समुद्र जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और आप कहीं बीच में खड़े हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल सेलर्स अगर बीच में खड़े हैं, सो दे आर कंफ्यूज्ड कि वो किस डायरेक्शन में जाएं, एक्चुअली जो शोर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा,
ओके, तो उन्हें नहीं पता होता था, तो इट मीन्स वो क्या होते थे, वो वहां पे खड़े होकर कंफ्यूज होते थे कि यार इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में इसमें, या फिर किस डायरेक्शन में पर्टिकुलरली. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, और वी कैन से दे आर बेसिकली परप्लेक्स्ड, कि उनके जो सोच थी वो वहां पे खत्म हो गई. नाउ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. और इसी का एक सिनोनिम होता है जिसको हम बोलते हैं बैफल्ड. ओके, तो बैफल्ड का मीनिंग भी यही होता है, कंफ्यूजन. तो यहां पर क्या हो रहा है, अल्टीमेटली एट सी का मतलब हुआ कंफ्यूजन. ओके, तो फॉर एग्जांपल आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर के बाद आई विल से दैट आफ्टर योर फाइनल एग्जाम्स यू विल बी एट सी. सो यू विल बी एट सी मतलब यू विल बी कंफ्यूज्ड, कि आपको समझ नहीं आएगा व्हाट शुड आई डू, शुड आई गो फॉर अ प्लेसमेंट, शुड आई गो फॉर कैट, और शुड आई गो फॉर गेट, और व्हाट एग्जाम शुड आई गिव. सो इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन हम इस पर्टिकुलर इडियम को यूज कर सकते हैं. तो एट सी का मतलब होगा बैफल्ड. ओके, बैफल्ड, कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहे, इट विल बी अल्टीमेटली द मीनिंग विल रिमेन द सेम. ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट इज अ बिगर बैंक फॉर योर बक. सो अ बिगर बैंक फॉर योर बक, सबसे पहला ऑप्शन, मोर फॉर योर मनी, नॉट फॉर मनी, मोर फॉर योर नेचर, एंड मोर फॉर योर स्माइल. तो इसका अगर हम मीनिंग डिसाइफर करें, देखिए बिगर मीन्स बड़ा हो गया. ओके, बैंक मतलब क्या हुआ बेसिकली, तो बैंक बेसिकली एक स्लैंग वर्ड है, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है एक्साइटमेंट. ओके, और बक मतलब क्या होता है, बक मतलब होता है मनी. तो आपने ये वर्ड काफी सुना होगा कि आई हैव अ फ्यू बक्स इन माई पॉकेट, और दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और दैट पर्टिकुलर ड्रिंक इज वर्थ 5 bucks, 7 bucks. ओके, तो वो बक्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मनी को. तो ये बेसिकली एक इसका जो ओरिजिनेशन है वो इस तरह से है कि ये स्लैंग लैंग्वेज में यूज होता था, कि ये बताने के लिए कि कोई चीज़ जो आप खरीद रहे हैं या फिर कोई चीज़ आप जो ले रहे हैं, ओके, वो आपके मनी के वर्थ है या फिर उससे ज़्यादा है. ओके, व्हेन समथिंग्स प्राइस इज सॉरी. तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं जिसकी प्राइस जो है वो एक्चुअली ज़्यादा है जितना आप उसके लिए पे कर रहे हैं. ओके, और वी कैन से वैल्यू ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन मनी पेड. तो जितना आपने पे किया है उससे ज़्यादा अगर उसका वैल्यू है, देन वी विल से दैट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैज़ बिगर बैंग देन योर बक. ओके, बिगर बैंग फॉर योर बक. सो उस केस में हम इस पर्टिकुलर इडियम को यूज करेंगे टू शो दैट समथिंग इज मोर वैल्यूएबल, समथिंग इज ऑफ मोर वर्थ कंपेयर टू व्हाट द मनी इज पेड फॉर बाइंग दैट. ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मोर फॉर योर मनी. ओके, सो जितना आपने पे करा है उससे ज्यादा उसका प्राइस है, टू रिप्रेजेंट दैट. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट इज एट 6s and 7s. तो फर्स्ट ऑप्शन इज इन परफेक्ट ऑर्डर, सेकेंड इज वेरी हैप्पी, इन डिसऑर्डर, और वेरी सैड. तो एट 6s and 7s का क्या मीनिंग होता है, देखिए इसका जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से आया है, वो बेसिकली डाइस गेम से आया है. ओके, डाइस गेम से. तो पहले के ज़माने में जो लोग डाइस गेम खेलते थे उस केस में क्या होता था कि अगर वो अननोइंगली ओके और जस्ट इन एक्साइटमेंट अगर अपना पूरा फॉर्च्यून, अपना पूरा पैसा अगर मान लीजिए गेम में लगा देते हैं, ओके, डाइस गेम में, किसमें, डाइस गेम में स्पेसिफिकली. ओके, तो उस केस में क्या होता है, वो अननोइंगली लगा रहे हैं, तो एक तरह से क्या हो रहा है, वो एक डिसएग्रीमेंट हो रहा है उनके माइंड में, और जो वो एक्शन कर रहे हैं वहाँ पे, तो उस तरह के एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहते थे कि दे आर पर्टिकुलरली एट 6s and 7s. ओके, नाउ 6s and 7s क्यों बोला, तो देखिए ये अराइज कहाँ से हुआ था, डाइस गेम से. तो फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक व्हाट वी कैन से चांस ले रहे हैं कि अगर 5 और 6 में से कोई एक नंबर आ गया तो यू विल बी गोइंग टू विन द गेम. ओके, तो यहाँ पे क्या, ये एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है कि क्या आएगा अल्टीमेटली. ओके, बिकॉज जरूरी नहीं कि हर बारी 5 आए, जरूरी नहीं कि हर बारी 6 आए. तो इस तरह के डाइस गेम में अगर आप अपना पैसा लगा देते हैं तो बेसिकली आप कंफ्यूजन है, या फिर आप कहें एक डिसएग्रीमेंट में है, या फिर आप कहें डिसऑर्डर है. ओके, डिसऑर्डर है या फिर कहें डिसएग्रीमेंट है, मेंटल डिसएग्रीमेंट है या फिर किसी तरह का डिसएग्रीमेंट है. तो उस तरह की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है. तब आप कहेंगे कि अच्छा ये तो 6s and 7s लिखा है, यहाँ पे हम डाइस में तो 5 और 6 की बात कर रहे हैं. तो डेफिनेटली आपकी बात सही है, क्योंकि देखिए ये जो वर्ड है 6s and 7s ये अभी का नहीं है,
जो डाइस गेम खेला जाता था उसमें 5 और 6 होता था, और ये जो गेम है ये अल्टीमेटली 14th सेंचुरी की बात हो रही है। तो 14th सेंचुरी से अभी 21st सेंचुरी तक जब हम आए तो काफ़ी ज़्यादा इस पर्टिकुलर इडियम में मैनिपुलेशंस हुए, इसको तोड़ मरोड़ के यूज़ किया गया, और फाइनली अब ये ऐसा बन गया है एट 6s and 7s। तो एट 6s and 7s का ही मीनिंग है कि 6 आएगा कि 7 आएगा ये नहीं पता। तो एक तरह से कौन सा वैल्यू आएगा ये हमें नहीं पता, इट मीन्स दिस इज अ कन्फ्यूजन। और कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन मतलब एक डिसऑर्डर है या फिर डिसएग्रीमेंट है। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो करेक्ट आंसर है दैट इज इन डिसऑर्डर। ओके, सो दिस कंप्लीट्स अवर लेक्चर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो ईडियम्स है किस तरह से हमें इन्हें डील करना है, और इसी लेवल के ईडियम्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो जितने हमने ईडियम्स डिस्कस करे हैं वो काफ़ी होते हैं, इसमें थोड़े से ईडियम्स में और ऐड कर दूंगा। सो यहाँ पर हम लेक्चर को एंड करते हैं। देन आफ्टर ईडियम्स विल स्टार्ट द वोकैबुलरी पार्ट एंड देन विल मूव टू द ग्रामर। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।